कुछ साल पहले की बात है। मैं बस साधारण तरीके से अपनी लाइफ जी रही थी। ऑटो में सफर करना, कभी पैदल चलना और जरूरत पड़ने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना। उस वक्त मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसमें मैं खुश थी। वहीं दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त था। वो सचमुच फिल्मी लाइफ जी रहा था। उसकी ब्लैक स्कॉर्पियो को देखना किसी सपने जैसा लगता था। चमचमाती हुई हाईटेक मशीन जिसे देखकर लोगों के मुंह खुले रह जाते। वो जब उस कार से उतरता तो ऐसा लगता कि दुनिया का हर इंसान बस उसकी लाइफ से जलता होगा। और ये सब यही नहीं रुका, उसने एक शानदार फ्लैट भी बुक किया था। ऐसा फ्लैट जिसे देखकर लोग बस सोचते, काश हमारी भी ऐसी लाइफ होती। डेस्टिनेशन वेडिंग, साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप्स, हर चीज परफेक्ट लगती थी। उसकी लाइफ किसी फेरी टेल से कम नहीं थी, लेकिन फेरी टेल्स में हमेशा एक ट्विस्ट आता है ना? तो ये कहानी भी उसी मोड़ पर पहुंच गई। 2022 की शुरुआत थी। अचानक उसकी नौकरी चली गई। पहले उसने इसे हल्के में लिया। वो सोच रहा था, मैं तो इतनी बड़ी कंपनी में था, मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन समय ने अलग ही कहानी लिखी थी। कुछ ही महीनों में हालात बिगड़ने लगे। ईएमआई का बोझ बढ़ता गया। रिकवरी एजेंट्स के फोन आने लगे। वो फ्लैशी लाइफस्टाइल अब उसे काटने लगी थी। एक दिन उसकी स्कॉर्पियो को रिकवरी एजेंट्स लेने आए। वो उस गाड़ी को बस चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखें कह रही थीं, मैंने अपनी सारी मेहनत इसी पर लगा दी थी। उस दिन मेरा भी दिल टूट गया। फ्लैट भी उसे बेचना पड़ा। कुछ ही महीनों में उसकी पूरी लाइफ बदल चुकी थी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसने कभी जरूरत और ख्वाहिश में फर्क करना सीखा ही नहीं। सच कहूं तो उसका डाउनफॉल अचानक नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे खुद को उस खाई की तरफ धकेल रहा था जहां से निकलना मुश्किल था। अब एक नजर भारत की तस्वीर पर, ये सिर्फ मेरे दोस्त की कहानी नहीं है। भारत में ऐसी कहानियां हर जगह हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत के 80% मिडिल क्लास परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई पर खर्च कर रहे थे। वहीं 76% लोगों के पास सिर्फ 3 महीने की सेविंग्स थी। इसका मतलब ये है कि अगर इनकम रुक जाए तो उनकी जिंदगी पूरी तरह हिल जाएगी। अब सोचिए, क्या ये जरूरी था? क्या स्कॉर्पियो जैसी महंगी गाड़ी वाकई जरूरी थी, जिसके मेंटेनेंस में उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा चला जाता था? क्या डेस्टिनेशन वेडिंग उसकी लाइफ को इतना बेहतर बना रही थी कि वो अपनी पूरी सेविंग्स उड़ा दे? और ये फॉरेन ट्रिप्स, क्या इनसे उसके सपने पूरे हो रहे थे या बस सोशल मीडिया पर स्टेटस बढ़ रहा था? वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर तुम वो चीजें खरीदोगे जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तो एक दिन तुम्हें वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। और मेरे दोस्त की कहानी इस कोट का जीता जागता उदाहरण थी। आज मैं भी पटना जैसे शहर में रहती हूँ। मेरे पास महंगी गाड़ी नहीं है, मैं स्कूटी चलाती हूँ, ट्रैफिक में नहीं फंसती, आसानी से अपने काम निपटाती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि एक दिन मुझे कार की जरूरत होगी, लेकिन जब लूंगी तो प्रैक्टिकल सोच के साथ, दिखावे के लिए नहीं, बस अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, सादगी में जो आनंद है वह दुनिया की किसी भी अमीरी में नहीं, और मैं इसे जीकर महसूस करती हूँ। मेरे दोस्त की कहानी से एक सीधा सबक निकलता है, दिखावा बर्बादी की शुरुआत है। 2023 के एक सर्वे के मुताबिक 70% भारतीय युवा ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर हैं, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। बिल गेट्स का एक और कोट यहाँ फिट बैठता है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये पूरी तरह आपकी गलती है। हमारे पास चॉइसेस हैं, हमें बस सही चुनना आना चाहिए। मैंने जिंदगी में एक बात बहुत गहराई से समझी है कि नॉलेज से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और ये नॉलेज हमें सबसे अच्छे तरीके से बुक से मिलती है। जब मैंने अपने खर्चों को कंट्रोल करना और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना शुरू किया, तो उसमें मेरा सबसे बड़ा सहारा सेल्फ हेल्प बुक्स बनी। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो मेंटर्स हैं जो हमें रास्ता दिखाती हैं। स्टीवन कवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक बात कही गई है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब ये है कि अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं जब भी कोई बड़ा खर्च करने का सोचती हूँ तो खुद से पूछती हूँ, क्या ये मेरी लॉन्ग टर्म विजन को सपोर्ट करता है? क्या ये मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में मदद करेगा? जब जवाब नेगेटिव आता है तो डिसीजन आसान हो जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड ने मुझे सिखाया कि एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज नहीं।
उन्होंने बताया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। यही माइंडसेट मैंने अपनाया। मैंने अननेसेसरी लायबिलिटीज जैसे कि महंगी कार या ओवर द टॉप गैजेट्स से बचना शुरू किया और अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में लगाना शुरू किया। म्यूचुअल फंड्स, SIPs और FD जैसे छोटे छोटे स्टेप्स ने मेरी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारना शुरू कर दिया। एटॉमिक हैबिट्स के जेम्स क्लियर का एक कोट हमेशा मुझे इंस्पायर करता है। You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. यही वजह है कि मैंने अपने एक्सपेंसेस और सेविंग्स के लिए एक सिस्टम बना लिया। हर महीने मेरी सैलरी का हिस्सा पहले सेविंग्स अकाउंट में जाता है, फिर बाकी का खर्च होता है। ये सिस्टम मुझे डिसिप्लिन्ड रखता है। अब बात करते हैं इमोशनल बैलेंस की। अक्सर हम इम्पल्सिव होकर खर्च कर देते हैं। डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ने मुझे सिखाया कि हमारी ब्रेन की फास्ट थिंकिंग हमें अक्सर गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। जब भी मुझे कोई चीज इम्पल्सिवली खरीदने का मन करता है, तो मैं अपने ब्रेन को स्लो थिंकिंग मोड में डालने की कोशिश करती हूँ। खुद से सवाल करती हूँ, क्या मैं इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकती? क्या ये खर्च मुझे बाद में गिल्ट देगा? और ज्यादातर बार जवाब मुझे इम्पल्सिव स्पेंडिंग से रोक देता है। टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विदिन ने मुझे ये समझाया कि हमारी जिंदगी हमारे डिसीजंस की रिफ्लेक्शन है। उन्होंने कहा, It's not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently. यही बात फाइनेंशियल हैबिट्स पर भी लागू होती है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके बड़े गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। सेल्फ हेल्प बुक्स की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं देती, बल्कि इमोशनल रेजिलियंस भी सिखाती हैं। ओपरा विनफ्री की व्हाट आई नो फॉर श्योर ने मुझे ये समझाया कि ग्रेटिट्यूड और कंटेंटमेंट हमें लाइफ के हर एस्पेक्ट में बैलेंस लाने में मदद करती है। जब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे और चाहिए, तो खुद से कहती हूँ, जो मेरे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। यही सोच मुझे अननेसेसरी क्रेविंग्स से बचाती है। इंडिया में स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हर साल लगभग 30% लोग कर्ज के चक्कर में फंसते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपनी वांट्स और नीड्स को बैलेंस नहीं कर पाते। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यही वजह है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अपनी प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर रखा। क्या आपने कभी सोचा है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग इतनी सिंप्लिसिटी के साथ कैसे जीते हैं, जबकि उनके पास असीमित रिसोर्सेज हैं? उनका एक बहुत फेमस कोट है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यही प्रिंसिपल मेरे लाइफ का आधार बन चुका है। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, जब मेरा पूरा दिन लैपटॉप के सामने निकलता था। काम का प्रेशर, डेडलाइंस और लॉन्ग हॉर्स ने मुझे ये महसूस करवाया कि एक अच्छा, रिलायबल और प्रैक्टिकल लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने बजट को ध्यान में रखते हुए एक जनरेशन पुराना मैकबुक लिया। कोई फैंसी फीचर्स या दिखावे की चाहत नहीं थी। मुझे बस एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो लाइट वेट हो, बैटरी एफिशिएंट हो और लंबे समय तक बिना रुकावट काम कर सके। मेरे लिए यह सिर्फ एक लैपटॉप नहीं था, ये मेरी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा था। लेकिन असल सेटिस्फैक्शन तब हुआ जब मैंने रियलाइज किया कि जो पैसा मैंने अननेसेसरीली महंगे गैजेट्स पर खर्च नहीं किया, वो अब मेरे इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है। सोचिए, यही पैसा आपकी जिंदगी के क्रिटिकल मोमेंट्स में काम आ सकता है। नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत में केवल 10% लोग अपनी सैलरी का हिस्सा सेविंग्स में रखते हैं, और जो सेविंग्स करते हैं वो अक्सर मेडिकल इमरजेंसीज या सडन खर्चों में काम आती है। अब बात करते हैं मोबाइल की। मैंने हमेशा देखा है कि लोग फोन्स पर अननेसेसरी पैसे उड़ाते हैं, मानो फोन खरीदना अब स्टेटस सिंबल बन चुका हो। एक बात समझो, एक सस्ता या प्रैक्टिकल फोन भी वही काम कर सकता है जो एक महंगा हाई एंड फोन करता है। क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे के अनुसार भारत में हर साल लगभग 50% लोग अपनी एनुअल इनकम का बड़ा हिस्सा हाई एंड फोन्स पर खर्च कर देते हैं? अब आप खुद सोचिए, ये पैसा आपकी जिम मेंबरशिप, ऑनलाइन स्किल कोर्स या किसी यूजफुल इन्वेस्टमेंट में नहीं जा सकता था? मैंने खुद के लिए एक रूल सेट किया है, मेरा फोन प्रैक्टिकल होना चाहिए, न कि फैंसी। और बिलीव मी, ये डिसीजन लेने के बाद मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। बिल गेट्स ने सही कहा है, अगर आपको जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, तो आप अपनी जरूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब मैं अपने खर्चे और प्रायोरिटीज को लेकर क्लियर हूँ। जो पैसे मैं गैजेट्स पर बचाती हूँ, वो रिकरिंग डिपॉजिट या इमरजेंसी फंड्स में डाल देती हूँ।
मैंने अपने अकाउंट में ऑटोमेटिक डिडक्शन सेट कर रखा है। हर महीने एक तय राशि मेरे आरडी में चली जाती है। ये एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन ये लंबे समय में बड़ा फर्क डालती है। 1 साल के बाद जब आप देखते हैं कि आपके अकाउंट में लाख 2 लाख जमा हो गए हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन किसी महंगे गैजेट से नहीं मिलती। और सबसे जरूरी बात, इंश्योरेंस। मैंने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को कभी नजरअंदाज नहीं किया। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 60% लोग सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज की वजह से कर्ज में फंस जाते हैं। नाइतिन कमत ने भी एक बार कहा था, हमारे देश में ज्यादातर लोग एक हॉस्पिटलाइजेशन से बैंक्रप्सी के कगार पर पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि मैंने हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस को प्राथमिकता दी है। ये न सिर्फ मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, बल्कि मेरी फैमिली को भी सेफ रखता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म विजन की। मेरी सोच हमेशा से क्लियर रही है। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं आज अननेसेसरी खर्चों पर कंट्रोल करूँ, तो कल मेरी जिंदगी ज्यादा रिलैक्स्ड होगी।